यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप इनपुट टैक्स क्रेडिट 10 का क्रेडिट क्यों मिला शायद आपको समझ में आ रहा है। शायद आपके एंड पर आप रिवीजन डेली बेस पे कर रहे हो और मजा आ रहा है आपके एंड पे। एंड सर कॉन्फिडेंस भी आपके एंड पे बढ़ रहा होगा। आइए बच्चों, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में हम बात कर रहे थे। सर वहां हम जो पॉइंट पेंडिंग था वो देखते हैं हम। सर हमारे लिए सर ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जो क्रेडिट का फ्लो होता है वो क्या होगा सेक्शन में 18 के थ्रू, वो हमारा हमारा पॉइंट पेंडिंग था। आइए बच्चों बात करते हैं हम। सर उसके लिए मैं यहां लिखूंगा आपके लिए एंड मजा आएगा आपको शानदार वाला। देखते हैं। चलो सर। सर आपको पता है 10 का क्रेडिट क्यों मिला। अगर मेरे आउटपुट सप्लाईज एग्जेम्प्ट है, नॉन टैक्सेबल, अल्टीमेटली टैक्स पे नहीं करना, तो मुझे आईटीसी भी नहीं मिलता है। और अगर मेरे आउटपुट सप्लाईज टैक्सेबल है तो मुझे आईटीसी मिलता है। ये आपको पता है बेटा। ओके बच्चों, चलिए सर कुछ बातें करेंगे मस्त वाली, मजा आएगा आपको रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 18। केस नंबर 1, केस नंबर 2। सपोज आपके आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, अल्टीमेटली टैक्स पे नहीं करना है, तो नॉन टैक्सेबल एंड नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन योर आउटवर्ड सप्लाईज। तो ऐसे केस में मेरे बच्चों, सर अगर आपने, अच्छा आप सोच के बताइएगा, सर ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ और आप केवल सुने, आप खुद इन्वॉल्व होकर बताइएगा मेरे को कि यहाँ क्रेडिट का क्या होगा, आईटीसी का क्या होगा, क्योंकि आपका माइंड अब मैच्योर हो चुका है। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ चीजों को। सर अगर आपके आउटवर्ड सप्लाईज वैल्यू गुड्स हो या सर्विसेज हो, प्रोविजन सेम है। अगर आपके आउटवर्ड सप्लाईज एग्जेम्प्ट है, आपने इनपुट परचेज किया, कैपिटल गुड्स परचेज किया, आपने इनपुट सर्विस परचेज किया, आपका दिल क्या कहता है सर आपके आउटपुट सप्लाईज अगर एग्जेम्प्ट है तो यू टेल मी सर इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का कोई आईटीसी मिलेगा? आंसर इज नो, नो और नो। सर कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, ना इनपुट का क्रेडिट मिलेगा, ना कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा, ना इनपुट सर्विस का क्रेडिट मिलेगा। जो भी परचेज किया कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, सीधा कॉस्ट का पार्ट बनेगा जो जीएसटी पोर्शन है वो बेटा। ओके, पर मान लो योर आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विसेज बिकेम टैक्सेबल। अगर आपके आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विसेज बिकेम टैक्सेबल, अब उन आउटवर्ड सप्लाईज पे आपको टैक्स पे करना है। तो अब मेरा पॉइंट आता है कि आज के बाद जो भी परचेज करोगे उन सब का आपको आईटीसी मिलेगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। पर सर मेरा टेंशन वो नहीं, मेरा टेंशन है कि जो आप ऑलरेडी परचेज कर चुके हो इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स, जिसका आपने क्रेडिट नहीं लिया था, उनका क्या होगा? क्योंकि आज के बाद जो आउटपुट सप्लाई करोगे उन सब पे तो आप टैक्स पे नहीं करने वाले हो। हाँ है ना भाई, क्लियर? उन पे अब टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। तो सर जो ऑलरेडी स्टॉक पड़ा होगा आपके पास उसका भी क्रेडिट मिलना चाहिए ना बेटा यार। इसलिए सर मेरा टेंशन क्या है, व्हाट अबाउट ऑलरेडी परचेज्ड, व्हाट अबाउट ऑलरेडी परचेज। तो ऑलरेडी परचेज किया हुआ जो इनपुट स्टॉक में होगा उसका आईटीसी मिलेगा। अरे भाई ऑलरेडी परचेज किया हुआ जो इनपुट होगा जो आपके स्टॉक में पड़ा है, अब वो स्टॉक किस में काम आएगा? ऐसी आउटवर्ड सप्लाई में काम आएगा जो टैक्सेबल हो गया बेटा, तो उसका आईटीसी भी मिलना चाहिए। तो आपने जब परचेज किया था तब क्रेडिट नहीं लिया था, अब क्रेडिट ले लो सर। क्लियर? सेम वे जितना भी कैपिटल गुड स्टॉक में होगा, जितना भी कैपिटल गुड स्टॉक में होगा उसका भी प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगा ऑब्वियसली। क्योंकि जो कैपिटल गुड्स आप ऑलरेडी परचेज कर चुके हो सर, उन कैपिटल गुड्स के लिए सर आपने ऑलरेडी एग्जाम सप्लाई जो बनाई होगी वो मशीन उसमें भी काम आई बेटा। तो जितना टाइम वो मशीन एग्जाम में काम है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर जो अब उसकी लाइफ रिमेनिंग बची है उसके तो आपको आईटीसी मिलेगा ना यार बेटा। प्रोपोर्शन कितना होगा हम बात करेंगे बेटा। एंड सर इनपुट सर्विस जो ऑलरेडी परचेज कर चुके हो उसका कुछ ना हो पाएगा, क्योंकि सर जो आप सर्विसेज पहले परचेज कर चुके हो वो सर्विसेज को स्टॉक में होती है क्या बेटा? नहीं, कंसल्टेंसी क्या स्टॉक में भाई, इसलिए उसका कुछ नहीं होता है। है ना भाई? सर अब आपके आउटपुट सप्लाईज आउटपुट गुड्स हो या आउटपुट सर्विसेज वो क्या है? टैक्सेबल है। क्या मालिक? टैक्सेबल है। अब आपके आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विसेज टैक्सेबल अगर है तो सर आज के बाद जो सप्लाई करोगे सब पे टैक्स लगने वाला है। तो आपने जो भी इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस आप परचेज करोगे सर उन सब का आईटीसी भी आपको मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। पर सर आपके आउटपुट गुड्स टैक्सेबल है,
जो भी परचेज किया सबका आपने क्रेडिट लिया, पर एक दिन योर आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विसेज बिकेम एग्जेम्प्ट। सर गवर्नमेंट आपकी गुड्स या सर्विसेज को एग्जाम कर दिया, आप उस पर आज के बाद जो सप्लाई करोगे उस पर टैक्स पे नहीं करना है, कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, तो सर आज के बाद जो नया परचेस करोगे उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। पर जो मैं ऑलरेडी परचेज कर चुका हूं इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स, जिसका मैं क्रेडिट ले चुका हूं, और वो अगर अभी मेरे स्टॉक में पड़े तो वो तो किस में काम आएंगे, अब एग्जाम सप्लाई में काम आएंगे, तो उनका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए ना बेटा। उसके लिए बोला है क्या कि सर ऐसे केस में सर मेरा टेंशन किसका है बेटा, व्हाट अबाउट, एक नया परचेज करूंगा क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर जो ऑलरेडी परचेज कर चुका हूं उसका क्या होगा, व्हाट अबाउट ऑलरेडी परचेज। तो जो ऑलरेडी परचेज किया हुआ इनपुट स्टॉक में है उसका क्या होगा, जो ऑलरेडी परचेज किया हुआ कैपिटल गुड्स स्टॉक में है उसका क्या होगा। तो सर उसके लिए बोल दिया कि जितना भी स्टॉक में है, चलो ऐसा अलग अलग, जितना भी इनपुट स्टॉक में है और जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में है, सर क्या होगा, सर इनका प्रोपोर्शनेट ITC is required to be paid, is required to be paid, क्योंकि सर जितना इनपुट स्टॉक में होगा उन सबका भी क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, जितना भी कैपिटल गुड स्टॉक में होगा उसका भी प्रोपोर्शनल रिवर्सल करना पड़ेगा। एंड इनपुट सर्विस का ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप कैलकुलेट कर पाओगे इतनी इनपुट सर्विसेज अभी स्टॉक में, ऐसा तो कुछ होता नहीं बेटा। इसलिए इनपुट सर्विस के लिए कुछ भी नहीं बोला, पर ये बोल दिया कि एनी रिमेनिंग बैलेंस ऑफ ITC, मतलब आपने इनपुट और कैपिटल गुड्स का ITC रिवर्स कर दिया, उसके बाद भी अगर ITC अकाउंट में कोई बैलेंस बच जाए तो एनी रिमेनिंग बैलेंस ऑफ ITC इफ एनी, अगर है तो इट शैल लैप्स। एनी रिमेनिंग बैलेंस ऑफ ITC इफ एनी शैल लैप्स। क्लियर, अब उसका कुछ भी ना हो पाएगा, हाँ है ना भाई, क्लियर। मान लो ITC अकाउंट में बैलेंस था 2 लाख रुपए का और इनपुट और कैपिटल गुड्स का ITC मिला के था कितना बेटा 1,50,000, तो 1,50,000 तो आप रिवर्स कर दोगे, इट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, मतलब रिवर्स रिमेनिंग बचा हुआ 50,000 जो है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। क्लियर। अच्छा मान लो 2 लाख रुपए ITC अकाउंट का बैलेंस होता और इनपुट और कैपिटल गुड्स का जो ITC रिवर्सिबल आ रहा है वो आ रहा है 2,50,000 रुपए, तो सर ऐसे केस में 2 लाख तो बैलेंस है वो तो रिवर्स कर दोगे, 50,000 आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे, अब रिमेनिंग बैलेंस ऑफ ITC है ही नहीं तो लैप्स होने की बात भी नहीं आती है। क्लियर, डन। तो सर मैं वापस से रिपीट करता हूं बच्चों आपको कि इन केस अगर आपके आउटवर्ड सप्लाईज एग्जम्प्ट है, वापस से सुनना ध्यान से, अगर आपके आउटवर्ड सप्लाईज क्या है, एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स पे नहीं करना, तो जो भी इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस परचेज किया उनके परचेज पे जो GST पे किया उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर, जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेज किया उनका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब सर अगर मान लो आपके आउटवर्ड सप्लाई क्या हो गए, टैक्सेबल हो गए, तो जितना भी इनपुट स्टॉक में होगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा, जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में होगा उसका प्रोपोर्शनल क्रेडिट मिल जाएगा, और सर जितनी भी इनपुट सर्विसेज स्टॉक में उसका कुछ भी ना हो पाएगा। पर सर इनपुट और कैपिटल गुड्स का प्रोपोर्शनल क्रेडिट ले सकते हो। एंड सर ध्यान रखिएगा, अच्छा यहाँ पे भी ऐसे लिख दो सर कॉमनली, ताकि आपको ध्यान रहेगा कॉमन लिखा हुआ, इनपुट हो या इनपुट कैपिटल गुड्स उनका प्रोपोर्शनल ITC मिल जाएगा, इनपुट सर्विस का कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब सर आपके आउटपुट गुड्स आउटपुट सर्विस क्या है, टैक्सेबल है, तो सर आज के बाद जो नया परचेज करोगे सबका क्रेडिट मिलेगा, भले वो इनपुट हो कैपिटल गुड्स हो इनपुट सर्विस हो। अब मान लो आपके गुड्स और सर्विस वापस क्या हो गए, एग्जम्प्ट हो गए, तो जितना भी इनपुट स्टॉक में है जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में उसका प्रोपोर्शनल क्रेडिट रिवर्सल या दैट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, एंड एनी रिमेनिंग बैलेंस ऑफ ITC इफ एनी दैट इट शैल लैप्स। क्लियर, डन। अब सर एक दो बातें जो मैं बताता हूं बेटा। सबसे पहली बात, ये जो इनपुट के स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं आपसे, इनपुट के स्टॉक की जो मैं बात कर रहा हूं बेटा आपसे, ये भले ही सर जब ITC लेते वक्त आप इस स्टॉक की बात कर रहे हो या ITC रिवर्स करते वक्त इनपुट के स्टॉक की बात कर रहे हो, सर आप इनपुट के स्टॉक की बात कर रहे हो तो जो प्रोपोर्शनल ITC लेना है या रिवर्स करना है वो इनपुट का स्टॉक भले ही रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, WIP कंडीशन में हो या
फिनिश गुड्स कंडीशन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे स्टॉक का मतलब फिनिश गुड्स में भी अगर स्टॉक लगा हुआ है, वो फिनिश गुड्स अभी स्टॉक में है, तो उस फिनिश गुड्स में कितना इनपुट लगा हुआ है उतने इनपुट का आपको क्रेडिट या तो लेना है या रिवर्स करना, दोनों केस में बेटा। क्लियर? तो जब भी इनपुट के कैलकुलेशन की बात करेंगे, इनपुट के स्टॉक की बात करेंगे, भले वो रॉ मटेरियल फॉर्म में पड़ा हो, डब्ल्यूआईपी फॉर्म में पड़ा हो या फिनिश गुड्स फॉर्म में पड़ा, आपको निकालना पड़ेगा कितना इनपुट स्टॉक में है और उन सबका क्रेडिट या तो इस केस में लेना है और इस केस में रिवर्स करना है बेटा। आया ना भाई? अरे क्लियर? डन। सर ये बात होगी इनपुट की। अब बात करूं किसकी? कैपिटल गुड्स की। अब कैपिटल गुड्स जो स्टॉक में है उसका क्या करने का बेटा मालिक? सबसे पहली बात, एक बात और मैं कल था आपसे, इनपुट हो या कैपिटल गुड्स हो, मैं बात कर रहा हूं उस स्टॉक की जिसका आपको आईटीसी अवेल करना है। क्लियर? इनपुट हो या कैपिटल गुड्स हो, मतलब वो स्टार मार्क किया हुआ हो या सिंगल हैश मार्क किया हुआ हो। जब आप आईटीसी अवेल करने की बात करते हो, जब आप आईटीसी अवेल करने की बात करते हो तो ध्यान रखना सर, उन्हीं स्टॉक का, उन्हीं इनपुट और कैपिटल गुड्स के आईटीसी का, उन्हीं इनपुट और कैपिटल गुड्स के स्टॉक का आप आईटीसी ले पाएंगे जो लास्ट 1 ईयर में परचेज किए थे। मतलब जिनके परचेज इनवॉइसेस 1 साल से ज्यादा पुराने हैं उनका कुछ ना हो पाएगा, उनका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे हम। आई रिपीट, जब क्रेडिट लेने की बात आती है, मतलब देखना ध्यान से, यहां पर सर ये बोला है क्या, अगर आपके आउटवर्ड सप्लाईज एग्जम्प्ट है, आपने कोई क्रेडिट नहीं ली थी, अब आपके आउटवर्ड सप्लाईज क्या हो गए? टैक्सेबल हो गए। तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में था उन सबका क्रेडिट लोगे, जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में था उसका प्रोपोर्शनल क्रेडिट लोगे, तो पर वो इनपुट और कैपिटल गुड्स उन्हीं स्टॉक का क्रेडिट मिलेगा जो लास्ट 1 ईयर में परचेज किए, जो लास्ट 1 ईयर परचेज किए उन्हीं स्टॉक का क्रेडिट मिलेगा, उससे पुराने जो स्टॉक थे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले वो स्टॉक में पड़ा हो बेटा। तो उनके परचेज इनवॉइस जरूर देखने पड़ेंगे, क्वेश्चन में हमेशा इंफॉर्मेशन दी होगी कि ये स्टॉक कौन सा है, इसका परचेज डेट क्या है बेटा। ओके, तो जो स्टॉक लास्ट 1 ईयर में परचेज किया उनका क्रेडिट मिलेगा, बाकी क्रेडिट नहीं मिलेगा। प्लस जब हम आईटीसी अवेल करने की बात करते हैं, इसकी कैपिटल गुड्स के स्टॉक की, इसके मालिक कैपिटल गुड्स के स्टॉक के आईटीसी अवेल करने की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे केस में सर यहां लिखा है ना कि उन्हीं स्टॉक का क्रेडिट मिलेगा जो लास्ट 1 ईयर में परचेज किए, पर कैपिटल गुड्स के केस में प्रोपोर्शनल क्रेडिट मिलता है। प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे सर? ऐसे केस में सर आपने कितना उन कैपिटल गुड्स पर जीएसटी पे किया था, जीएसटी पेड माइनस 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ क्वार्टर, 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करेंगे, रिमेनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी आपको मिलेगा। सर ध्यान समझना, आप जो भी कैपिटल गुड्स आपके स्टॉक में हैं जो लास्ट 1 ईयर में परचेज किए उनका आपको क्रेडिट मिलेगा, पर लास्ट 1 ईयर में जो परचेज किए उन पे जो जीएसटी पे किया उस जीएसटी में से 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ आईटीसी विल बी अलाउड टू द एसएससी। ओके मालिक? डन। अब बात करूँ किसकी मैं आपसे बेटा? सर जब आईटीसी रिवर्स करते हैं, सर ध्यान देना बेटा, आपके आउटवर्ड सप्लाईज क्या थे? टैक्सेबल थे, आपने सारा क्रेडिट लिया था इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का। अब आपके आउटवर्ड सप्लाई क्या हो गए? एग्जम्प्ट हो गए। तो जितना भी इनपुट स्टॉक में है, जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में, उसका क्रेडिट क्या करना होता है? रिवर्स। तो जितना भी इनपुट स्टॉक में है उसमें तो ये देखने का क्या, भले वो इनपुट रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, क्रेडिट करना है रिवर्स। जितना भी परचेज भी टैक्स पे किया, रिवर्स। अब बात करूंगी किसकी? कैपिटल गुड्स की बेटा। अच्छा, इसमें नहीं लिखा कि लास्ट 1 ईयर में जो परचेज किया उसी का रिवर्स करना है। रिवर्सल में तो पूरा रिवर्सल होता है बेटा यार, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है आईटीसी अवेल करते वक्त लास्ट 1 ईयर के इनवॉइस ही देखने के, लास्ट 1 ईयर में जो परचेज किए उन्हीं का क्रेडिट रिवर्स करने, क्रेडिट लेने का बेटा। क्रेडिट रिवर्स करते वक्त जितना भी स्टॉक है सबका रिवर्स करो क्रेडिट बेटा। अब आईटीसी रिवर्स करते वक्त कैपिटल गुड्स का जो प्रोपोर्शन क्रेडिट होता है वो कैसे रिवर्स करते हैं? कैपिटल गुड्स आईटीसी रिवर्सल की बात कर रहा हूँ, डबल हैश मैंने मार्क किया हुआ बेटा, वहाँ पे देखो डबल हैश मार्क किया था बेटा, उसका क्या कारण है वो बताता हूँ मैं आप। सर आईटीसी रिवर्सल की जब बात करेंगे हम बेटा,
कैपिटल गुड्स के केस में, तो ऐसे केस में जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में पड़ा है, जिनके परचेज पे आपने आईटीसी लिया था, सर उस पे कितना आपने आईटीसी अवेल किया था, डिवाइड बाय 60 मंथ्स इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आउट ऑफ 60 months incomplete months. सर आपने सपोज परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स पे 6 लाख रुपए का आईटीसी लिया था, तो 6 लाख डिवाइड बाय 60 मंथ करना बेटा, क्योंकि एक कैपिटल गुड्स की लाइफ ऑन एन एवरेज 5 इयर्स मानी गई बेटा। तो सर 6 लाख डिवाइड बाय 60 मंथ 10,000 रुपए आ जाएगा, इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। मान लो आपने 36 मंथ और 10 डेज मशीन को यूज किया, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची बेटा, आउट ऑफ 60 मंथ्स, आउट ऑफ 60 मंथ, 60 मंथ की लाइफ होती है बेटा माइनस 36 मंथ 10 डेज, ये आपको माइनस करना है बेटा। क्लियर? तो ऐसे केस में सर ध्यान देना बेटा, लाइफ बची कितनी, 60 माइनस 36 कितना था, 24 मंथ, मतलब 23 मंथ 20 डेज। ये लाइफ बचा हुआ है। क्लियर? तो कंप्लीट मंथ कितने बेटा, 23 मंथ। क्लियर? तो 23 मंथ प्रोपोर्शनेट करने का, क्या करने का, यहां पे लिखेंगे आप आईटी से 6 लाख रुपए, यहां पे कितना आएगा 6 लाख डिवाइड बाय 60 मंथ्स, तो 6 लाख डिवाइड बाय 60 मंथ कितना हो गया, 10,000 रुपए, 10,000 इंटू 23 मंथ, 23 मंथ मतलब सर 23 इंटू 10,000, 2,30,000 रुपए आपको आईटीसी का करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा इन कैपिटल गुड्स का बेटा। क्लियर? दिस इज हाउ कैलकुलेशन हैज टू बी डन। क्लियर? पक्का डन। ये एग्जाम्पल मैंने बुक में भी दे रखा है आपको बेटा। क्लियर? सर ये था आपका क्या कि आईटीसी जब रिवर्स करते हैं तो कैसे करते हैं, कितना करते हैं। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट, और कंप्लीट मंथ का मतलब आपको समझ में आया। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आउट ऑफ 60 मंथ का मतलब भी समझ में आया बेटा। क्लियर? कि जब आपने परचेज किया था वहां से लेके कितने मंथ आपके ऑलरेडी हो गए हैं, रिमेनिंग मंथ जो बचा है वो कंप्लीट मंथ होने चाहिए बेटा। ठीक है? 20 दिन भी 20 दिन को इग्नोर करने का बेटा। ओके मालिक? चलिए, तो सरकार ये था क्या सर, जब भी आपके कैपिटल गुड्स आपके आउटपुट गुड्स एग्जाम थे, टैक्सेबल हो गए, टैक्सेबल थे, एग्जाम हो गए, उस केस में क्या करने का बेटा। ओके? आप अगर कहे तो इसको पूरे को मैं एक बार फटाफट बोल देता हूं रिवीजन के लिए आपके लिए। से सुनना ध्यान से बच्चों। ओके, तो सर अगर आपके आउटपुट सप्लाईज वैल्यू गुड्स हो या सर्विसेज हो, प्रोविजंस आर एब्सोल्युटली सेम, आउटपुट गुड्स हो या आउटपुट सर्विस हो, अगर वो एग्जाम थे तो उसमें जो भी आपने परचेज किया होगा इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स, किसी का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब आपके आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विस क्या हो गए, टैक्सेबल हो गए। तो उस दिन, जिस दिन वो टैक्सेबल हुए, उस दिन कितना इनपुट स्टॉक में है, कितना कैपिटल गुड स्टॉक में है, जो लास्ट 1 ईयर में परचेज किया उनका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इनपुट के केस में भले वो रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, उन सबका आपको आईटीसी मिलने वाला है। क्लियर? कैपिटल गुड्स के केस में लास्ट 1 ईयर परचेज किया उनका क्रेडिट मिलेगा, पर 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर आईटीसी लेस करने का, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आईटीसी विल बी अलाउड। इनपुट सर्विस ऑलरेडी परचेज करेगी, उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा बेटा। अब आपके आउटपुट सप्लाईज क्या है, टैक्सेबल है, जो भी नया परचेज करोगे सबका क्रेडिट मिलेगा। अब आपके आउटपुट सप्लाई वापस क्या हो गए, एग्जम्प्ट हो गए। तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में है उनका भी प्रोपोर्शनल आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। जितना भी इनपुट स्टॉक में भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, सबका क्रेडिट रिवर्स। एंड सर जितना भी कैपिटल गुड स्टॉक में है उनका भी प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स होगा। प्रोपोर्शनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना उनके परचेस पे आपने आईटीसी लिया था, डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आउट ऑफ दो 60 मंथ, इनकम्प्लीट मंथ कितने बचे हुए हैं उतना आईटीसी रिवर्स। एनी रिमेनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी इफ एनी शैल लैप्स। ओके मालिक? ये जो मैंने बोला आपको ये यहाँ पे लिख भी रखा है। आइए बच्चों, सर ये था क्या, अगर आपके आउटपुट सप्लाईज एग्जाम थे, टैक्सेबल हो गए, टैक्सेबल थे, एग्जाम हो गए, क्या करने का बेटा। अब अगला इसी का एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा आपका बेटा। देखना, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोविजन है। अगर असेसी ने कंपोजिशन स्कीम ले रखा है,
अगर एसएससी इज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम, उस टाइम पे सर आपको पता है कंपोजिशन स्कीम में केवल 1% टैक्स पे करना पड़ता है, रेस्टोरेंट के केस में 5% टैक्स होता है बेटा। तो सर आपने परचेज में जो भी टैक्स पे किया, भले वो इनपुट परचेज किया हो, कैपिटल गुड्स परचेज किया हो, इनपुट सर्विस परचेज किया हो, इनके परचेज पे जो भी जीएसटी पे किया, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला। क्लियर? अगर एसएससी ने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है तो सर जो भी परचेज किया, इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर एक दिन बच्चा अचानक बड़ा हो गया सर, मतलब एसएससी कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल गया, उसका हो सकता है टर्नओवर क्रॉस हो गया या किसी भी कारण से वो कंपोजिशन से बाहर हो गया। एसएससी ऑप्टेड आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, बच्चा बड़ा हो गया, कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो गया। तो ऐसे केस में जो अब आज के बाद परचेज करेगा, सर सिंस वो रेगुलर स्कीम में आ गया, सारा क्रेडिट मिलेगा उसको, पर सर जो ऑलरेडी परचेज कर चुका है, जो स्टॉक में है, उसका क्या होगा? तो ऐसे केस में मैं लिख रहा हूं यहां पे क्या, व्हाट अबाउट ऑलरेडी परचेज। तो जो ऑलरेडी परचेज किया हुआ इनपुट स्टॉक में होगा, उसका आईटीसी मिलेगा। जो ऑलरेडी परचेज किया हुआ कैपिटल गुड्स स्टॉक में होगा, उसका भी प्रोपोर्शनल क्रेडिट मिलेगा। क्लियर? जो ऑलरेडी परचेज करी हुई इनपुट सर्विस है उसका कुछ भी ना हो पाएगा। क्लियर? सर सेम वे, सर अगर एसएससी ने कंपोजिशन स्कीम नहीं ले रखी है, मतलब रेगुलर स्कीम में नॉर्मल टैक्स पे कर रहा है, तो जो भी इनपुट कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस वो परचेज करेगा, उन सबके परचेज में जो जीएसटी पे किया है सर, उसको सबका आईटीसी मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। क्लियर? अगर एसएससी ने कंपोजिशन स्कीम नहीं ले रखा है, वो ही इज इनटू रेगुलर स्कीम, तो जो भी परचेज किया सबका क्रेडिट मिलेगा। पर एक दिन अचानक बच्चा वापस से छोटा हो गया मतलब सर एसएससी कंपोजिशन स्कीम में वापस आ गया, फाइनेंशियल चेंज होने पे अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम था प्रीवियस ईयर में, तो करंट ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो। सपोज एसएससी रेगुलर स्कीम में था, नाउ ही इज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो ऐसे केस में आज के बाद जो टैक्स पे करेगा वो केवल 1% टैक्स पे करेगा, तो उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए आज के बाद जो परचेज करेगा उनका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, हम ऑलरेडी बात कर चुके। पर मेरा टेंशन किसकी है, व्हाट अबाउट ऑलरेडी परचेज्ड? जो ऑलरेडी परचेज किया हुआ उसका क्या होगा? तो जितना भी इनपुट स्टॉक में होगा, जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में होगा, उसका अगेन वही प्रोपोर्शनेट आईटीसी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। क्लियर? प्रोपोर्शनल आईटीसी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एंड any remaining balance of ITC, if any, shall lapse। क्लियर? रिमेनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी अगर है तो इट विल लैप्स, मतलब सर सेम प्रोविजन हमने ऊपर पढ़ा वही यहाँ पे सेम प्रोविजन है। सर एक्चुअली लॉ के अंदर देखा जाए तो जब आपके आउटपुट गुड्स एग्जाम थे, टैक्सेबल थे, एग्जाम हो रहे थे, सेम प्रोविजन अप्लाई होते हैं। जब एसएससी कंपोजिशन स्कीम में था, रेगुलर स्कीम में आ रहा है, रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में जा रहा है, एब्सोल्युटली सेम प्रोविजन है। इनफैक्ट बायर एक्ट में तो एक ही लाइन में है ये प्रोविजंस लिखे हुए हैं। वो तो मैंने अलग अलग इसलिए किया आपके लिए, सो दैट आपको जल्दी समझ में आए और आपके लिए एक बार रिवीजन भी हो जाए बेटा। क्लियर मालिक? डन। तो सरकार इन केस अगर एसएससी कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलता है रेगुलर स्कीम से, या रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में जाता है, तो क्या करने का, शायद पिक्चर पूरी आपको समझ में आ गई। क्लियर? पक्का बच्चों? यस सर। जो भी चिराग भाई, देवेंद्र भाई, भावेश भाई, माहौल जो बहुत शानदार है कि नहीं सर? ओके सर, आइए बच्चों। तो इन केस एक और पॉइंट बचा बेटा मेरा लास्ट इसमें, आइए बच्चों एक लास्ट पॉइंट और पढ़ते हैं इसके अंदर इस टॉपिक का।
कि सपोज एसएससी जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर एसएससी जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो क्या करने का? क्लियर? अब आप मुझे बताओ, अगर एसएससी इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एट ऑल, इफ द एसएससी इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एट ऑल, उस टाइम पे उसने कोई इनपुट परचेज किया, कैपिटल गुड्स परचेज किया, इनपुट सर्विस परचेज किया, आप खुद ही बताइए सर आपका दिल क्या कहता है? क्या सर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है और इनपुट परचेज करेगा, क्या कोई क्रेडिट मिलेगा? आंसर इज नो, नो और नो, क्योंकि हमने सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 1 पढ़ा हुआ है क्या? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये रजिस्टर्ड नहीं तो परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट की बात तो आती ही नहीं है। अब एक दिन एसएससी ने क्या कर दिया? अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया। एसएससी ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब ऐसे केस में सर जिस दिन से एसएससी जीएसटी में रजिस्टर्ड हुआ उसके बाद जो नया परचेस करेगा उनका तो उसको आईटीसी मिल जाएगा, पर मेरा टेंशन क्या है? व्हाट अबाउट ऑलरेडी परचेज्ड? जो ऑलरेडी परचेज किया हुआ इनपुट है स्टॉक में उसका क्या होगा? कैपिटल गुड्स उसका क्या होगा? देखना ध्यान से, व्हाट अबाउट ऑलरेडी परचेज, जितना भी इनपुट स्टॉक में है उन सबका आईटीसी मिल जाएगा, भले वो इनपुट रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में, सबका क्रेडिट मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स का ध्यान रखिएगा क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनपुट सर्विस जो स्टॉक में होती ही नहीं खैर उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर खास बात जो प्रोविजन में पहले पढ़े थे वही यहां से में, पर डिफरेंस है क्या? कैपिटल गुड्स जो ऑलरेडी परचेज किए थे जब आप रजिस्टर्ड नहीं थे, 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले अब आप रजिस्टर्ड हो गए, आज के बाद आप टैक्स पे करेंगे, वी डोंट केयर। जो कैपिटल गुड्स आपने ऑलरेडी परचेज कर लिए उस वक्त जब आप रजिस्टर्ड नहीं थे, अब उसका कुछ ना हो पाएगा। भारत माता की जय हो जाएगी सर। सर अब एसएससी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो बताइए उसने इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस परचेज किया, बताइए आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर बिल्कुल आईटीसी मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। जितना भी इनपुट उसने परचेज किया, सर चिराग भाई बताता हूं मैं आपको, रुको। सर जितना भी इनपुट स्टॉक में है, सर सॉरी, अगर एसएससी ने अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जो भी नया परचेस करेगा इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स सबका उसको क्रेडिट मिलेगा। पर अगर एसएससी जीएसटी में अब रजिस्टर्ड नहीं रहा, एसएससी का रजिस्ट्रेशन अब क्या हो गया? कैंसिल हो गया। भले डिपार्टमेंट ने कैंसिल किया या उसने खुद ने ही कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया, किसी कारण से कुल मिला के जीवन नहीं, जीएसटी का जीवन खत्म हो गया। तो सरकार अब ऐसे केस में क्या होगा? सर आज के बाद जो परचेस करेगा उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर मेरा टेंशन वो नहीं है। मेरा टेंशन क्या है? व्हाट अबाउट ऑलरेडी परचेज्ड? जो ऑलरेडी परचेज किया हुआ इनपुट स्टॉक में है, कैपिटल गुड स्टॉक में है, इनपुट सर्विसेज है, उन सब का क्या होगा? क्लियर? तो याद देखना सर, ध्यान से सुनिएगा बात को। जितना भी इनपुट ऑलरेडी उसने परचेज किया हुआ है, जितना भी इनपुट अभी स्टॉक में है, उन सब का जो प्रोपोर्शनैलिटी होगा वो निकालना पड़ेगा। जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में है, क्लियर, इन सब का proportionate ITC is required। रुकिए, इन सबका जो proportionate ITC आएगा वो, या फिर एक्चुअल जीएसटी पेबल ऑन ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ all these goods in stock, whichever is higher, whichever is higher, इतना उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। whichever is higher,
is required to be paid or reversed. आईटीसी रिवर्स करना आईटीसी पे करना एक ही बात है बेटा. इतना आईटीसी इज रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड और पेड एंड उसके बाद वही लाइन, एनी रिमेनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी इफ एनी, अगर है तो, शैल लैप्स. क्लियर? आई रिपीट सर, एनी रिमेनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी इफ एनी शैल लैप्स. अब सुनना बच्चों ध्यान से. सर अगर किसी एसएससी ने अपना रजिस्ट्रेशन क्या करा दिया, कैंसिल करा दिया, तो सर जितने भी इनपुट स्टॉक में हैं उन सबका जो प्रोपोर्शन आईटीसी बनता है, मतलब उसके परचेज में कितना टैक्स पे किया था, कितना क्रेडिट, कितना आईटीसी उसने लिया, वो निकालो. कैपिटल गुड्स के केस में जितना कैपिटल गुड्स के परचेज पे टैक्स पे करके क्रेडिट लिया, उसमें से डिवाइड बाय 60 मंथ इंटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इनकम्प्लीट मंथ, वो निकालिए. क्लियर? इसको कंपेयर करेंगे किससे कि अगर इन गुड्स को, इनपुट और कैपिटल गुड्स को, इन सबको अगर बेचा होता मार्केट में फेयर मार्केट वैल्यू पर, जो जीएसटी पेएबल आता, वैसे बेचा नहीं है मार्केट में इन्होंने, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा है, पर अगर बेचते तो फेयर मार्केट वैल्यू पे कितना जीएसटी बनता, उसको कंपेयर करो कितना आईटीसी रिवर्सिबल बनता है. विच एवर इज हायर उतना आपको आईटीसी रिवर्स करना है. एंड उसके बाद अगर रिमेनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी बचता है कुछ, तो इट विल ऑल्सो लैप्स. लैप्स मतलब रिवर्स करना, एक ही बात है बेटा. क्लियर? इट विल जस्ट एक्सपायर. है ना भाई? क्लियर? डन. तो सर दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन. अब आप बोलेंगे सर यहां पर ये विच एवर इज हायर वाला फॉर्मूला क्यों लगाया गया है, यहां पे ओपन मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके क्यों जीएसटी पेएबल निकला है, हमने कुछ माल बेचा तो है नहीं सर. पर याद करो शेड्यूल नंबर 2 जो हमने लेवी वाले चैप्टर में पढ़ा था बेटा, वहां पे हमने पढ़ा था क्या, व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, शेड्यूल 2 पैरा 4 क्लॉज सी. सर वो क्या बोलता है, अगर कोई पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड था, क्या लिख देता हूं आपके लिए, जस्ट रेफरेंस के लिए, अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड था और वो अपना रजिस्ट्रेशन क्या करा देता है, कैंसल, व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, तो सारे गुड्स जिसके परचेस पे उसने आईटीसी लिया था, ये मान लेते हैं उसने खुद नहीं खुद को सप्लाई कर दिया है, इसलिए उन पे जो जीएसटी बनता है वो, या जो आईटीसी का अमाउंट आपने लिया था वो प्रोपोर्शनेट, व्हिचएवर इज हायर, इतना आपको पे करना पड़ेगा. एंड एनी रिमेनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी इफ एनी शैल लैप्स. क्लियर? ये डन. ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने पे क्या होता है, आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट. वापस रिपीट करता बेटा मैं, अगर कोई एसएससी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जो भी परचेस करेगा कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. अब उसने रजिस्ट्रेशन करा दिया, जितना भी इनपुट स्टॉक में होगा जो लास्ट 1 ईयर में परचेस किया, भले वो रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, सबका क्रेडिट मिलेगा. पर जो कैपिटल गुड्स आपने परचेज कर लिए उसका कुछ ना हो पाएगा. इनपुट सर्विस ऑलरेडी परचेज कर ली उसका कुछ ना हो पाएगा. अब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, जो भी नया परचेज करोगे सबका क्रेडिट मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है. पर अगर एसएससी रजिस्टर्ड था, सारा परचेज पे क्रेडिट लिया हुआ है, अब वो अपना रजिस्ट्रेशन क्या कराता है, कैंसिल कराता है, या डिपार्टमेंट कैंसिल करता है, तो सारे गुड्स उसने खुद नहीं खुद को सप्लाई कर दिए मानते हैं. इसलिए जितना भी इनपुट स्टॉक में, जितना भी कैपिटल गुड स्टॉक में है, उनका जो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट बनता है वो, उसको कंपेयर करेंगे जितना भी इनकी ओपन मार्केट वैल्यू मतलब फेयर वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है वो. क्लियर? whichever is higher, इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, इतना आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा. एंड एनी रिमेनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी इफ एनी शैल लैप्स. क्लियर? कुल मिला के अगर आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया तो आईटीसी अकाउंट में अगर कोई बैलेंस बचा तो इट विल बी 0. ठीक है मालिक सरकार? अब आज के बाद आप सिंस रजिस्टर्ड नहीं हो, जो भी नया परचेस करोगे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. मतलब वापस से पॉइंट नंबर 6 के बाद पॉइंट नंबर 5 की कहानी चालू हो जाएगी बेटा. है ना भाई? 5 के बाद 6 की कहानी चालू होगी. ऐसे मैंने सर्कल बना रखा है बेटा आपके लिए पूरा. ओके मालिक? डन. ये हो गया क्या, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराता है या रजिस्ट्रेशन कराता है तो क्या करने का, आईटीसी का बेटा. ओके मालिक? डन. एक बात तो ध्यान रखिएगा बेटा, सर वैसे रजिस्ट्रेशन में पॉइंट में आता है बेटा, सर अगर कोई एसएससी विद इन 30 डेज लायबल, चलिए मैं यहां लिखता हूं बेटा, वैसे टॉपिक है किसका, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी का, और अभी आप बताता हूं सो दैट आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी. अगर कोई एसएससी रजिस्ट्रेशन कराता है बेटा तो क्यों कराता है, 2 केस. फर्स्ट, क्या वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था या उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था. क्लियर? पहले बात कर लेते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन. सपोज
वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं था, उसने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन दिया कब? 14 फेब को। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको मिला कब? 7 मार्च को। तो ऐसे केस में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी 7th of March। और सर ऐसे केस में सर 7 मार्च अगर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो 6 मार्च का आईटीसी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 6th of March विल बी अलाउड। तो 6 मार्च को जो क्लोजिंग स्टॉक था इनपुट का, उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। क्लियर? डन। सरकार अब अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे, किस दिन लाइबिलिटी आई बेटा आपकी? यू बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन सपोज 14 फेब इटसेल्फ। 14 तारीख को आपका टर्नओवर क्रॉस कर गया। इसमें दो केस। अब आपने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कब दी? आपको बताया सेक्शन नंबर 25 में लिखा है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे हम, कि विद इन 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो दो केस। सपोज सॉरी, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था कब? केस नंबर 1 कब बच्चा? 1 मार्च को। सेकंड केस 1 अप्रैल को। मतलब केस नंबर 1 विद इन 30 डेज, केस नंबर 2 आफ्टर 30 डेज। अगर आपने 1 मार्च को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था तो ऐसे केस में सपोज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला कब? 7 मार्च को। और इस केस में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब मिला बेटा आपको? 7 अप्रैल को। तो ऐसे केस में व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? दोनों केस में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा मेरे मालिक? यहां पर सिंस आपने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था, इसलिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी 14 फेब। और इस पर्टिकुलर केस में, केस नंबर 2 में, सिंस आपने 30 दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला था 7 अप्रैल को, 7th अप्रैल इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हुआ। क्लियर? अब इन दोनों केस में इनपुट का जो क्लोजिंग स्टॉक है उनका आईटीसी मिलता है। तो सर यहां पर ITC of closing stock of inputs will be allowed। पर कौन सी डेट वाले स्टॉक का क्रेडिट मिलेगा? सर यहां पर 13th फरवरी को जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका क्रेडिट मिल जाएगा। पर यहां पर सिंस इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो 7th अप्रैल, तो उससे एक दिन पहले 6 अप्रैल का जो क्लोजिंग स्टॉक था उसी का आपको क्रेडिट मिलेगा। मतलब 14 फरवरी से लेकर when you become liable for registration 14 फेब से लेकर 6th अप्रैल तक जो गुड्स आप बेच चुके हो उस पे जीएसटी तो पे करना पड़ेगा, पर उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि वो 6 अप्रैल को क्लोजिंग स्टॉक में नहीं था। क्लियर? इसलिए विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन कराना इज वेरी एसेंशियल। समझे मेरी बात? पक्का? पर इधर केस नंबर 1 में जहां आपने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो 13 फरवरी ही रजिस्ट्रेशन 13 फरवरी को जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका क्रेडिट मिल जाएगा। 14 फेब से जो माल बेचोगे आप उन सब पे जीएसटी भी पे करना और उन सब का आईटीसी भी आपको मिल रहा है स्टॉक का बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? डन। तो सरकार ये हो गया क्या आपका क्लोजिंग स्टॉक का क्रेडिट मिलता है। तो कौन से क्लोजिंग स्टॉक का क्रेडिट मिलता है आपको? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्लियर? सर ये पूरी कहानी मैंने आपको यहां लिख के समझा दी, शायद आपको समझ में आया। क्लियर? आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। भारत माता की जय। सर ये रहा टॉपिक बेटा आपका, है ना भाई? अच्छा, अब इन सब केसेस में कुछ 2-3 कॉमन बातें हैं जो मैं आपको समझा देता हूं बेटा। सर ये सारे केसेस जितने भी मैंने आपको पढ़ाया बेटा, जैसे एसएससी के आउटवर्ड सप्लाईज एग्जाम थे, अब टैक्सेबल हो गए, तो जितना भी स्टॉक का क्रेडिट वो ले रहा है। क्लियर? स्टॉक जो होगा उसका क्रेडिट लेगा वो। एसएससी कंपोजिशन स्कीम में था, अभी रेगुलर स्कीम में आ रहा है। क्लियर? जितना भी स्टॉक का वो क्रेडिट ले रहा है।
या एसएससी रजिस्टर्ड नहीं था, अब रजिस्ट्रेशन करा रहा है, स्टॉक का वो क्रेडिट ले रहा है इनपुट के बेटा। इन सारे केसेस में अगर अमाउंट ऑफ आईटीसी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी सब मिलाकर अगर एक्सीडिंग ₹2 लाख है, टुगेदर एक्सीड्स 2 लाख, तो सर वो आईटीसी तो लेगा, साथ में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी सर उसमें वो लेगा, और वो सर्टिफिकेट में सर चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफाई करेंगे कि साहब इसने जो आईटीसी लिया है वो प्रॉपर लिया है, हमने पूरा वेरीफाई किया, चेक किया है, गलत आईटीसी नहीं लिया इसने। प्लस ये स्टॉक स्टेटमेंट जब वो आईटीसी लेता है सर, जिस दिन वो एलिजिबल हुआ आईटीसी के लिए उसके 30 दिन के अंदर उसको एक स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 01, तब जाके उसको क्रेडिट मिलेगा। इन सारे केस में कॉमन बातें थी बेटा, है ना भाई। चलिए सरकार, सर जब आईटीसी रिवर्स करने की बात आती है बेटा, ध्यान रखना इन सारे केस में, इन तीनों केस में जब आईटीसी रिवर्सल की बात आती है बेटा, कि जब टैक्सेबल थे और बाद में एग्जम्प्ट हो रहा है, या पहले रेगुलर स्कीम में था अब कंपोजिशन स्कीम में आ रहा है, या पहले उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा था अब रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, कैंसिल, सब में केस में आईटीसी रिवर्स हो रहा है बेटा। इन सब केस में उसको फॉर्म नंबर क्या लिख देता हूं और आपके लिए, आईटीसी अवेल करना हो, क्लियर, तो स्टॉक स्टेटमेंट जो जाएगा वो फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 01। आईटीसी रिवर्सल वाला केस हो तो स्टॉक स्टेटमेंट जो होता है वो फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 03 होता है बेटा, है ना भाई, क्लियर। अच्छा, जब आप अमल के मर्जर टेक ओवर होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे आईटीसी ट्रांसफर होता है, जो मैंने कल पढ़ा था उसमें होता है फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02। ओके बच्चों, क्लियर, ठीक है सर। आईटीसी अवेल करते वक्त, अगर आईटीसी अवेल करते वक्त इफ ₹2 लाख से एक्सीड करता है आईटीसी का अमाउंट, तो सीए या सीए में सर्टिफिकेट भी चाहिए। ओके, चलिए सरकार, यहां तक क्लियर है बच्चों आपको, हाँ ना मालिक। चलो ये टॉपिक खत्म होता है। अब ये पूरा था आपका क्या, सेक्शन नंबर 18। कुछ बातें मैंने कल पढ़ा दी थी बेटा आपको, जैसे सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन 6 हो गया, रूल नंबर 41 ए हो गया, क्लियर। ये पूरा आपका सेक्शन नंबर 18 अब जाके खत्म होता है, क्लियर, पक्का। तो हमने जो सेक्शन नंबर 18 को कल पेंडिंग रखा था वो सारा पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। शायद आपको पिक्चर पूरी समझ में आ गई। आंसर वो चार्ट से बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। वो चार्ट को जरूर आप अपने नोटबुक के अंदर कॉपी करिएगा। मैं आपके क्लासरूम नोट्स आपको शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव पर या आपके ग्रुप में बेटा, टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। आइए अब एक लास्ट टॉपिक बचता है रिगार्डिंग आईटीसी की सरकार, हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्पज फॉर इंटरमीडिएट। सर अगर इंटरमीडिएट की बात करूं मैं आपसे, तो ये टॉपिक ऑन एवरेज एग्जाम में सर पूछते ही पूछते हैं बेटा। ओके मालिक। सर हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज्ड, सबसे पहली बात सर इसका आधा टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं जब डे 1 पे मैंने बेसिक नॉलेज दिया था आपको रिगार्डिंग जीएसटी, पर वापस से पूरा बोलता बेटा। सबसे पहली बात, सी जीएसटी का आईटीसी सी जीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा एंड आई जीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, पर एस जीएसटी की या यूटी जीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए कभी भी सी जीएसटी का क्रेडिट काम नहीं आता। दूसरी बात बच्चों, सेम प्रोविजन फॉर एस जीएसटी क्रेडिट एस जीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, आई जीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, पर कभी भी सी जीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम नहीं आएगा। पर अगर मैं आई जीएसटी की बात करूं तो सर आई जीएसटी का आईटीसी इज यूनिवर्सल ब्लड, सर वो आई जीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, फिर सी जीएसटी और एस जीएसटी या यूटी जीएसटी के लायबिलिटी को पे करने में भी काम आएगा। इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन यू कैन यूज इट, क्लियर। ये देखिए लिखा है, सबसे पहला आई जीएसटी का आईटीसी आपको यूज करना है आई जीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए बेटा, क्लियर। उसके बाद अगर आई जीएसटी का बैलेंस बच जाए तो सर वो सी जीएसटी एस जीएसटी और यूटी जीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन। मतलब पहले आई जीएसटी की जो लायबिलिटी है उसको पे करने के लिए आई जीएसटी का आईटीसी यूज कर लीजिए बेटा, फिर उसके बाद अगर कोई बैलेंस बचता है आई जीएसटी के आईटीसी का तो सर इट विल बी यूज फॉर इधर सी जीएसटी और एस जीएसटी या बोथ इन एनी प्रोपोर्शन इन एनी ऑर्डर, क्लियर। पर सबसे पहले आई जीएसटी के आईटीसी को कंज्यूम करना है, खत्म करना है, उसके बाद ही सी और एस के आईटीसी को काम लेना है बेटा। तो भले ही लायबिलिटी आपके पास आई जीएसटी की हो या ना हो, अगर आई जीएसटी का क्रेडिट है तो आई जीएसटी के क्रेडिट को सबसे पहले यूटिलाइज करना है, ठीक है। यहां लिखा है बेटा, इस टेबल में भी लिखा है बेटा। पर हाँ आप मेरी बात को ध्यान दीजिए,
सबसे पहले आईजीएसटी के आईटीसी को कंज्यूम करना है। क्लियर, ये लिखा है यहाँ पे। फर्दर आईजीएसटी ऑफ आईटीसी हैज टू बी यूटिलाइज्ड कंप्लीटली बिफोर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी लायबिलिटी। तो आईजीएसटी के आईटीसी सबसे पहले देखने का आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैं क्वेश्चन लेक्चर आपको दूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में सोल्व किए बेटा, मजा आएगा आपको आईटीसी में। सर आईजीएसटी का आईटीसी सबसे पहले काम आएगा किसके लिए? आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए बेटा। और उसके बाद अगर आईजीएसटी का बैलेंस बच जाए, हमेशा आईजीएसटी के आईटीसी को देखने का पहले, उसको यूज करो आईजीएसटी लायबिलिटी के लिए, अगर वो है तो। नहीं है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन यू हैव टू यूज द आईटीसी। आपको यहाँ पे दिमाग में रखना पड़ेगा सर कि आईजीएसटी के आईटीसी को पहले सीजीएसटी में यूज करूं या एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में यूज करूं। आपको दिमाग रखना पड़ेगा क्या कि सी का लायबिलिटी कितना है, सी का आईटीसी कितना है, एस का लायबिलिटी कितना है, एस का आईटीसी कितना है। अगर दोनों बराबर है तो 50-50% सीजीएसटी के लिए, 50% एसजीएसटी के लिए आईजीएसटी आईटीसी यूज कर लो सर। पर अगर कभी मान लो सीजीएसटी का आईटीसी ज्यादा है और सी की लायबिलिटी कम है, और उधर एस का लायबिलिटी ज्यादा है और एस का आईटीसी कम है, तो यूज द आईजीएसटी का आईटीसी फॉर एसजीएसटी का लायबिलिटी पहले, और वाइस वर्सा। तो ये दिमाग आपको यूज करना पड़ेगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए, क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटा। क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। फिर सर आईजीएसटी ऑफ सीजीएसटी, सॉरी आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कैन बी यूज्ड पहले किसके लिए? खुद के घर में काम आएंगे। पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी के लिए काम आएगा, उसके बाद आईजीएसटी के लिए काम आएगा बेटा। सेम इज द केस विद द एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। ये पहले एसजीएसटी यूटीजीएसटी की लायबिलिटी में काम आएंगे, उसके बाद आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा। और हाँ सर सीजीएसटी का आईटीसी कभी भी एस के लिए काम नहीं आएगा और एस का क्रेडिट कभी भी सी में काम नहीं आएगा। जो प्रोविजन एसजीएसटी के लिए वही प्रोविजन यूटीजीएसटी के लिए भी है बेटा। क्लियर? क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आपस में अलाउ नहीं होता है, पर आईजीएसटी तो यूनिवर्सल ब्लड है बेटा। क्लियर? डन। ये मैंने मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी आपको पढ़ाया, यही मैंने टेबल फॉर्म में दे रखा है बेटा आपको। अब देखिए ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज बेटा। अगर आपके पास आईजीएसटी की लायबिलिटी है, मैं तो कह रहा हूं लायबिलिटी भली आई की हो, सी की हो या एस की हो या यूटीजीएसटी की हो, सबसे पहले कौन सा आईटीसी काम आएगा? आईजीएसटी आईटीसी काम आएगा। बात खत्म। सबसे पहले आईजीएसटी 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 देख लीजिए बेटा, क्योंकि आईजीएसटी आईटीसी सबसे पहले यूज करने का है। आईजीएसटी आईटीसी को पहले आईजीएसटी लायबिलिटी में काम ले लो, फिर सी और एस इन एनी ऑर्डर काम ले लो, और आईजीएसटी के बैलेंस को जीरो करो, उसके बाद सी और एस का आईटीसी काम आएगा। ओके मालिक? तो सर आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, फिर सीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, और उसके बाद एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा। आई रिपीट, आई की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले आईजीएसटी आईटीसी काम लो, फिर सीजीएसटी का आईटीसी काम ले लो, और फिर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। सेम वे सी की लायबिलिटी के लिए पहले आईजीएसटी आईटीसी काम आएगा और फिर सीजीएसटी आईटीसी काम आएगा। एस तो कभी काम आता नहीं बेटा। एसजीएसटी की लायबिलिटी के लिए पहले आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा और फिर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, पर सीजीएसटी कभी भी काम नहीं आएगा। क्लियर? दिस इज द मैकेनिज्म फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। है ना भाई? अरे क्लियर? डन। अच्छा बच्चों, अब आपके सर यहाँ बुक में एक सर्कुलर दे रखा है रिगार्डिंग वाटर वारंटी रिप्लेसमेंट, इसको कट कर दीजिए। ये पूरा सर्कुलर जो 2-2.5 पेज का दे रखा है, ये आपके सिलेबस से हट चुका है। भारत माता की जय हो गई है। और इसी के साथ सर सीए इंटरमीडिएट के कोर्स में जो भी आईटीसी वाला टॉपिक था, जितने भी रिलेवेंट प्रोविजंस थे, वो खत्म होते हैं। अब सीए में इंटरमीडिएट के लिए जॉब वर्क और आईजीएसटी जॉब वर्क और आईएसडी वाले प्रोविजन एक्स्ट्रा आते हैं, वो अलग से मैं आपको लेक्चर दूंगा। सर यहां तक आई होप सर समझ में आया। भारत माता की जय। सर इंटरमीडिएट सीए में जो भी है, सर देखिए आपके लिए एक छोटा सा, एक सुंदर सा, मस्त वाला मैसेज लिखा है, जो आपने कई बार मूवीज में भी सुना होगा, कई जगह सुना होगा, पर सर पढ़ते वक्त ये एक्चुअली आपके लिए अप्लाई हो गया तो मजा आ गया। बच्चा काबिल बनो, काबिल। कामयाबी तो जग मार के पीछे भागेगी। सर काबिल बनने का वक्त चल रहा है भी आपका। डायलॉगबाजी हमने बहुत सुनी है, हमने बहुत देखा है, पर सर वक्त आ गया है आपका, आपको काबिल बनने के लिए। ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो, जो मेहनत आप कर रहे हो, जो दिन रात आप लगे हुए हो, सर अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए कर रहे हो। आप कभी भी पढ़ाई को बर्डन मत समझिए बच्चों। बर्डन समझ के पढ़ेंगे आपको कभी भी मजा नहीं आएगा जीवन के अंदर। हाँ, आप मस्त होके रिलैक्स होके पढ़िए, देखना इतना मजा आएगा लाइफ के अंदर। यू विल एंजॉय योर पढ़ाई बेटा। आप जो पढ़ाई कर रहे हो, ये माइंडसेट में नहीं है कि हम सीख रहे हैं, हम लाइफ में कुछ आगे बढ़ रहे हैं। इस एंगल से आप पढ़ाई करिए, इस जुनून के साथ आप आगे बढ़िए, तो देखना मजा नेक्स्ट लेवल का आपको आएगा बच्चों। क्लियर? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं क्या सर, हमेशा दिल से पढ़ाई करो, मजबूरी से पढ़ाई मत करो। और जो आप पढ़ रहे हो
उस टॉपिक के यू मस्ट बी अ प्रोफेशनल, उस टॉपिक का आप प्रोफेशनल बन जाना चाहिए कि सर इस टॉपिक को अगर प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे को दिया तो आई विल बी अ कंसल्टेंट ऑफ दिस टॉपिक। आप सीए में बनने के लिए पढ़ो, आप पास होने के लिए मत पढ़ो बेटा। सर इसलिए सर हर टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो ये समझो कि ये टॉपिक मेरे को आ जाना चाहिए, मैंने सीख लिया है, सीखने के लिए पढ़ो, पास होने के लिए नहीं। अपना आप पास हो जाओगे बच्चों। क्लियर? सो बच्चों ऑल द बेस्ट, मजा आ गया। आई होप आईटीसी पूरा समझ में आया आपको। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। एंड सर इनपुट टैक्स क्रेडिट 10 का क्रेडिट क्यों मिला, शायद पूरा टॉपिक पूरा चैप्टर आपके एंड पर क्लियर है। अब ये लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चनर का लेक्चर दे रहा हूं। डू सॉल्व द क्वेश्चंस। एंड सर वो क्वेश्चंस आपके एंड पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर आईटीसी तो हम पढ़ लेंगे पर उसके क्वेश्चन जब तक नहीं होंगे तब तक मजा नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कराए आपको, वो सब आप क्वेश्चन सोल्व करिए, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, क्योंकि दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चनर के लेक्चर्स में। एंड सर वो सारे क्वेश्चंस अगर आपने आपके एंड पे कर लिए तो सर नेक्स्ट लेवल का आपका माहौल बन जाएगा। ओके तो सर ये लेक्चर यहां पर खत्म कर रहा हूं। भारत माता की जय। आई होप आईटीसी समझ में आया आपको बेटा। ओके एंड डू रिवाइज इट वेरी वेल। थैंक यू।